नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। यह वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे। कौन सी का वीडियो देखेंगे? तो हिंदी का वीडियो देखेंगे और 50 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप देख लेते हैं तो इसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको 12th बोर्ड परीक्षा 2025 में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको इसमें से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास में ही याद हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से बताया जाएगा। और देखिए यहाँ पे मेरा फोटो रहना चाहिए, लेकिन सर का फोटो एडिटिंग जो की है पोस्टर वो लगा दिए। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। चलिए एक नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है चंद्रहास शर्मा गुलेरी की कहानी है, यानी कि हम लोग को बताना है चंद्रहास शर्मा गुलेरी की इनमें से कहानी कौन है। तो जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो यह नहीं होगा। रोज भी है जो अज्ञा जी का, यह भी नहीं होगा, ना यही होगा, यानी कि उसने कहा था कहानी होगा। यानी कि पूछा गया था चंद्रहास शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन है, तो आप याद रखिएगा उसने कहा था कहानी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 2 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो किस युग के रचनाकार है। तो आप याद रखिएगा भारतेंदु युग के रचनाकार है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आप साथ में यह भी याद रखिएगा द्विवेदी युग के रचनाकार जो है वह चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी है। ये है तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी है, आप यह भी साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 3 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी है उनका इसमें से कौन ऐसा पाठ है। तो आप याद रखिएगा प्रगीत और समाज पाठ के लेखक के हैं, तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह, नामवर सिंह है, तो यह नहीं होगा। आप याद रखिएगा और पूछा जाएगा कि नामवर सिंह का पाठ कौन है, तो आप याद रखिएगा प्रगीत और समाज है। और बातचीत के पाठ के लेखक के हैं, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी के हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जी है, तो यह भी नहीं होगा। संपूर्ण क्रांति जो है वह इन्हीं का है, जयप्रकाश नारायण जी का, यानी कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, तो संपूर्ण क्रांति है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि लिडबेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, यानी कि लिडबेटर के नजर में जय कृष्ण मूर्ति जो थे वह क्या थे। तो आप याद रखिएगा विश्व शिक्षक थे। लिडबेटर के नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो विश्व शिक्षक थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहे सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, कोई कोई मूल शब्द के पहले जो शब्द बनता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो बताइए तो स धन क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा कि ना हो जाएगा, हो जाएगा। तो स उपसर्ग इसमें कौन है, तो स है, तो देखिए स कहीं दिया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह 6 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है अधपाका शब्द में उपसर्ग है, यानी कि अधपाका शब्द में उपसर्ग है। अभी नहीं बताया उपसर्ग आप अपने से निकाल सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, अध अध धन पाका हो जाएगा कि ना हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसमें उपसर्ग कौन है, अध है। अध देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है बड़बैया रामायण किसकी रचना है, यानी कि यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि बड़बैया रामायण जो है वह किनका रचना है। तो आप याद रखिएगा तुलसीदास जी का रचना है। बड़बैया रामायण किनका रचना है, तो तुलसीदास जी का रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है बीजक के रचयिता कौन है, यानी बीजक जो है उनका रचयिता पूछे जा रहा है कौन है। तो आप याद रखिएगा कबीरदास जी है, बीजक के रचयिता क्या है, तो कबीरदास जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए थोड़ा हम लोग फर्स्ट में प्रश्न को देखते हैं, बहुत हल्का हल्का प्रश्न है। और देखिए यही सब प्रश्न जो है इसी प्रश्न में से बहुत ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे पूछने देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए 73 685 601, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, तो इससे आपको फायदा यह रहेगा कि पीडीएफ इसका बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा, और भी इसका वीडियो मिलता रहेगा। और देखिए यह प्रश्न कर रहा था कि ओ साधनीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है, यानी ओ साधनीरा जो है वह किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो आप याद रखिएगा निबंध के अंतर्गत आता है। किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो निबंध के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
और 10 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आप याद रखिएगा गजानन माधव मुक्ति बोध जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी है। देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो सिपाही की माँ के रचयिता जो है वो मोहन राकेश जी है। क्या है? तो मोहन राकेश जी इसमें कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे पूछता है सिपाही की माँ पाठ के लेखक क्या है? तो आप यह भी याद रखिएगा मोहन राकेश जी है। ठीक है, आप साथ में इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 12 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है धीरे धीरे शब्द में कौन सा मास है? यानी कि कह रहा है कि धीरे धीरे शब्द जो है इसमें कौन सा मास है? तो आप याद रखिएगा अव्ययीभाव समास है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्ययीभाव समास है। देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है और नारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक के हैं? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी है। और नारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक के हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और मोहन राकेश किस पाठ के लेखक है? तो सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। अभी ने बताया सिपाही की माँ पाठ के लेखक के है तो मोहन राकेश जी है। आप इस प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न करा है जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? जय कृष्ण मूर्ति किस पाठ के लेखक है? तो शिक्षक पाठ के लेखक जो है वह जय कृष्ण मूर्ति जी है, आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। क्या है? जिद्दू कृष्ण मूर्ति है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 15 नंबर प्रश्न करा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? यानी कि भूषण की जो कविता है उस कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा वही रस पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि अब हम लोग कितना प्रश्न को देखेंगे? 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। और 16 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है तो आप याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। और यह प्रश्न कर रहा है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, यानी कि यह प्रश्न कर रहा है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो आप याद रखिएगा उषा जो है वह प्राकृतिक संबंधित से कविता के कवि है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और 18 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? यानी कि यह प्रश्न पूछ रहा है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम जो था वह क्या था? तो आप याद रखिएगा हरदेव सहाय था। क्या नाम था? हरदेव सहाय था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 18 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है शिव का उपासक कहलाता है। आप याद रखिएगा शिव का उपासक जो होता है वह शैव होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। शिव का उपासक क्या होता है? तो शैव होता है, आप याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 20 नंबर प्रश्न कर रहा है ग्राम शब्द का विशेषण होगा तो ग्रामीण होगा। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्रामीण होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 21 नंबर प्रश्न क्या है? ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो बेईमान होगा। ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो बेईमान होगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है प्रश्न में तो आप मेरे से जुड़िए, आप व्हाट्सएप नंबर दिए उस पर मैसेज कीजिए, आपको मेंशन किया जाएगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो आपको बताया जाएगा। कहीं से भी दिक्कत हो रहा है तो आप मैसेज कीजिए। यह प्रश्न कर रहा है और नरीश्वर कल्पित रूप है, तो आप याद रखिएगा शिव और पार्वती का है, या पूछे या देगा शंकर और पार्वती का, तो राइट आंसर दोनों हो जाएगा क्योंकि दोनों उसी का रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और नरीश्वर रूप का क्या कर रहा था? और नरीश्वर कल्पित रूप किसका है? तो शिव और पार्वती का। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न कर रहा है तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? यानी कि तुलसीदास जो है उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा रत्नावली है। तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या है? तो रत्नावली है। अगर प्रश्न परीक्षा में आएगा तो आप मार दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न जो है यह प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा?
तो पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो दंड होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और देखिए 25 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, यानी कि हम लोग को बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना इनमें कौन है। तो आप याद रखिएगा उर्वशी जो है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो आप याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है वो नारायण क्या है, जयप्रकाश नारायण जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और साथ में आप याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति पाठ के लिए, जय कृष्ण मूर्ति किस पाठ के लेखा गया, तो शिक्षा पाठ के लेखक है। आप यह भी प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूर सागर के कवि कौन है। तो सूर से देखिए सूर तो सूरदास, यहाँ पे ट्रिक से याद रखिएगा सूर सागर के कवि कौन है, तो सूरदास जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सूरदास के सूर सागर के कवि कौन है, तो सूरदास जी है, आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 28 नंबर प्रश्न क्या है, आत्मा का विशेषण क्या होगा। अगर प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में कि आत्मा का विशेषण क्या होगा, तो आप याद रखिएगा आत्मिक होगा। तो आत्मिक कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आत्मा का विशेषण क्या होता है, आत्मिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी। यानी कि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कहा जा रहा है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी। तो आप याद रखिएगा राजा रुद्र शाह ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 29 नंबर प्रश्न को देख लिए थे। आप 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कितना नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। और 30 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, भूषण किस काल के कवि ही माने जाते हैं। यानी भूषण जी जो है किस पाठ के लेखक है, तो आप याद रखिएगा भूषण जी जो है वो किस काल के कवि माने जाते हैं, तो ऋषि काल के कवि माने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आदि काल के कवि की माने जाते हैं, तो आप याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट जी आदि काल के कवि माने जाते हैं। आप साथ में यह भी प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी के नायक है। यानी कि उसने कहा था पाठ के जो लेखक है वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है, आपको तो हम इसके पहले बता दिए, लेकिन यह पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी का जो नायक है वो कौन है। तो आप याद रखिएगा लाहना सिंह है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो लाहना सिंह है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न क्या है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। यानी कि यह प्रश्न क्या कर रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है। तो आप याद रखिएगा रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान है वह लखनऊ में है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, मालती के पति का नाम क्या है। तो आप याद रखिएगा मालती का पति का नाम जो है वो महेश्वर है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। अगर पूछेगा महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो मालती है, और मालती के पति का नाम क्या है, तो महेश्वर है। और महेश्वर क्या करता था, तो डॉक्टर था। महेश्वर क्या था, तो डॉक्टर था। या इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मालती का पति जो है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर। राइट आंसर इसमें क्या हुआ था, ऑप्शन सी हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। और देखिए 34 नंबर जो प्रश्न है, इसमें क्या है, रोज कहानी की कहानीकार है। तो रोज कहानीकार जो है वो अज्ञय जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन हो जाएगा। और साथ में आपको बता दें कि मोहन राकेश जी है वो सिपाही की मां पाठ के लेखक है, आप इसको भी साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि अब देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। और 35 नंबर प्रश्न क्या है, तुलसीदास किस काल के कवि है। यानी कि यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुलसीदास जी जो है वह किस काल के कवि है। तो आप याद रखिएगा भक्ति काल के कवि तुलसीदास जी है, इसलिए राइट आंसर हुआ था वो ऑप्शन ए हुआ था। और आदमी काल के क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है, आपको इसके पहले भी बताया। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 36 नंबर प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। अब बताइए, अभी हम आपको इसके पहले बताया कि बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार है, आदि काल के हैं, या भक्ति काल के हैं, या रीति काल के हैं, या आदमी काल के हैं। आप लोग 36 का राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा, ए होगा या बी होगा या सी या डी। आप लोग कमेंट करके अभी बताइए, ठीक है।
और देखिए 37वां प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न करा है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था उसने कहा था पाठ के लेखक ये है, तो चंद्रा शर्मा गुलेरी जी है, आपको बता दिए। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किस वर्ष की रचना है, तो 1915 वर्ष की रचना है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 38 नंबर प्रश्न को, जो कि 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा। बताइए, यह प्रश्न पूछ रहा है कि अनुराग जो है ना, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, अनुराग शब्द का विलोम शब्द जो होगा वह विराग होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 39 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है क्या आसमान टूटना मुहब्बरे का अर्थ होगा। यानी कि आसमान टूटना मुहब्बरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो कष्ट देना होगा तो ना होगा, अचानक मुसीबत आना होगा तो यस अचानक मुसीबत आना होगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आसमान टूटना मुहब्बरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अचानक मुसीबत आना हो जाएगा। ठीक है, आइए 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करें, इनमें कौन सी रचना जो है वो जगदीश चंद्र माथुर की है। यानी कि हम लोग को बताना है कौन ऐसा रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की है। तो आप याद रखिएगा, ओ सादा नीरज जो है वो जगदीश चंद्र माथुर की है कि नहीं है। तो आप याद रखिएगा, ओ सादा नीरज जो है वो किनका है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि देखते हैं 41 नंबर प्रश्न को। और 41 नंबर प्रश्न करा है, जूठन क्या है। तो आप सबसे पहले याद रखिएगा, जूठन जो है वो आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है। और जूठन पाठ के लेखक क्या है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। और यहाँ पे पूछ रहे हैं जूठन क्या है, तो आत्मकथा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अब बात करते हैं और देखते हैं 42 नंबर प्रश्न को। और देखिए 42 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो किनका है, तो मलया जी का है। और एक प्रकार के यह क्या है, तो डायरी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 43 नंबर प्रश्न कराए, इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि है। तो प्रेम के पीर के कवि जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। और मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1492 में हुआ था, आप यह साथ में याद रखिएगा। और यहीं पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। इनका शॉर्टकट में जायसी नाम रहता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 44 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है, सूरदास किस भाषा के कवि है। यानी कि यह प्रश्न पूछा जा रहा है, सूरदास किस भाषा के कवि है। तो आप याद रखिएगा, ब्रज भाषा के कवि है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 45 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है। तो आप याद रखिएगा, तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 46 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, नाबादास के दीक्षा गुरु कौन है। यानी कि यह प्रश्न पूछ रहा है, नाबादास के दीक्षा गुरु कौन है। तो आप याद रखिएगा, स्वामी अग्रदास जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी अग्रदास जी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 47 नंबर प्रश्न कर रहा है, पुत्र वियोग किसकी रचना है। यानी कि पुत्र वियोग जो है वो किसकी रचना है। तो आप याद रखिएगा कि भद्रा कुमारी चौहान का पुत्र वियोग रचना है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 48 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, शिक्षा शीर्षक पाठ है, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो आप याद रखिएगा, जे कृष्ण मूर्ति जी है। और यहाँ एक और प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है, इस प्रकार से पूछेगा तो बता दीजिएगा निबंध है। और इसका राइट आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन ए हुआ था, राइट आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन ए हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 49 नंबर प्रश्न और 2 प्रश्न और बचा, इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। और यह 49 नंबर प्रश्न करा है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो आप याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। चलिए और 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं और इसके बाद यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे, जो कि करे रोज कहानी की नायिका कौन है। तो मालती है, रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं जुड़े होंगे तो 73 685 601 पर आप मैसेज करके अभी नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। इसलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। कोई भी दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए।